Hello everyone. So today we are going to discuss about function of human resource management. In our previous video we discussed about meaning of human resource management, characteristics of human resource management. Today we will discuss about the functions of human resource management, and please do subscribe my channel if you have not subscribed yet. सो फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिकॉज हम मीनिंग एक बार रिपीट करते हैं ताकि आपको फंक्शंस ज़्यादा बेटर वे में क्लियर हों. सो मीनिंग क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का? जो भी पीपल, जो भी पर्सनस, जो भी एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, उनको जब आप मैनेज करते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना. जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड फंक्शंस हैं उनकी जब हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब हमारे जो मेन देखो मीनिंग में ही क्या आ रहा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस को मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. सो ह्यूमन रिसोर्स के फंक्शन ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इन्हीं फंक्शंस के मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं? HRM बोलते हैं. सो फंक्शंस क्या होते हैं? जो वर्क्स, जो चीज़ें हमारी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस. एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द फंक्शन, कि उनके जो भी HR के जो फंक्शंस हैं इनकी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना ही क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. सो आज हमें ये फंक्शंस ही डिस्कस करने हैं. सो हमारे फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, मैनेजरियल फंक्शंस एंड ऑपरेटिव फंक्शंस. मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर क्या आते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड ऑपरेटिव फंक्शंस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं: प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस. वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. अगर आपके एग्जाम में फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको ये चार्ट बना के आना चाहिए, जो ज़्यादा इंप्रेसिव होता है. सो आपको ये चार्ट याद कर लेना चाहिए. सो फर्स्ट इज़ मैनेजरियल फंक्शन. मैनेजरियल फंक्शन क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन होंगे. यानी कि हमने मेन किस में डिवाइड किया है? मैनेजरियल फंक्शन होते हैं एंड ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं. सो मैनेजरियल फंक्शंस बेसिकली रिलेट करते हैं मैनेजमेंट से, एंड ऑपरेटिव फंक्शन किस चीज़ से रिलेट करते हैं? एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने से. ऑपरेटिव फंक्शंस को मैनेज जो करते हैं वो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं. जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें कौन मैनेज करता है? हमारे मैनेजर्स. सो मैनेजर्स के जो फंक्शंस होते हैं वो कौन से होंगे? मैनेजरियल फंक्शंस. और जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो कौन से फंक्शंस होंगे? हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस. तो सबसे पहले मैनेजरियल फंक्शंस. मैनेजरियल फंक्शंस में 4 बेसिक फंक्शंस आते हैं जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्या होता है? जब भी हम फ्यूचर के रिगार्डिंग ये करके चलते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, जब हम ये थिंक करते हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब हमारी क्या होती है? प्लानिंग. सो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जब जो प्लानिंग की जाती है मैनेजर फंक्शन में, मैनेजर का काम क्या होता है? मैनेजर फिजिकल वर्क नहीं करते, वो मेंटल वर्क करते हैं. सो मेंटल वर्क में वो यही करेंगे ना, कि प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे. तो सबसे पहले तो उन्हें प्लान ही करना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, उनके कौन कौन से फंक्शंस होंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर होगा, हमारे अंडर कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, कौन मैनेजर होगा, किसके अंदर कितने सुपरवाइजर्स होंगे, ये सारी चीज़ें प्लान करना, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, इन सब चीज़ों को प्लान करना हमारा फर्स्ट फंक्शन होता है. सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग. अब सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता, हमने प्लान कर लिया, उसे एग्जीक्यूट ही नहीं किया तो वो हमारे लिए यूज़फुल है ही नहीं. देन सेकंड थिंग हमें क्या करनी पड़ती है? ऑर्गेनाइज करना. यानी कि उन चीज़ों को अब अरेंज करना. हमने ये डिसाइड किया था कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें फ्यूचर में करना है, अब वो कैसे करना है, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना ही हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. जिसके अंदर हम डिफाइन कर देते हैं कि किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको कितनी ऑटोनॉमी है, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, सब कुछ डिफाइन कर दिया जाता है कि ये एम्प्लॉय है, इसके अंडर कौन कौन वर्क करेगा, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हम दे रहे हैं, अकाउंटेबल कौन है, ये सारी चीज़ें, ये सारी हायरार्की डिफाइन कर दी जाती है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर. डायरेक्टिंग के अंदर क्या होता है? अब हमने क्या किया? प्लान कर लिया, डिफाइन कर दिया कि कैसे वर्क करना है, अब हम उन्हें क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे. बिकॉज जो चीज़ हमने बनाई है कि ये काम हमें अचीव करना है, उसके बारे में हम यूज़ टू हैं, बट हमारे एम्प्लॉयज़ यूज़ टू नहीं होते. उन्हें हमें गाइड करना पड़ता है, डायरेक्ट करना पड़ता है, हमें एज अ लीडर एक्ट करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म करनी है, उन्हें मोटिवेट करेंगे. देन हमें थर्ड स्टेप में क्या करना होता है? उन्हें डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके. एंड फोर्थ इज़ कंट्रोलिंग. एक बार हमने कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं? अब
वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा था कि इतना अच्छा आपको परफॉर्म करना है, और अब हम देखते हैं कि क्या वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो कंट्रोलिंग में हमें क्या करना होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उन्हें मेज़र करना होता है। अगर उसके बीच में गैप है, डेफिशिएंसी है, तो उसे कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे रिमूव किया जाता है, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। नाउ हमारे जो अदर फंक्शंस है, ऑपरेटिव फंक्शंस जो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट आता है प्रोक्यूरमेंट फंक्शन। प्रोक्यूरमेंट फंक्शन किस चीज़ से रिलेट करता है कि कैसे हम लेके आएंगे एम्प्लॉयज़ को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे प्रोक्यूर करेंगे। हमें सबसे पहले तो यही देखना होता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें कैसे लेके आएंगे, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री कैसे होगी। सो सबसे पहले प्रोक्यूरमेंट फंक्शन होता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, जॉब को एनालाइज किया जाता है। अब हमें किसी को सेलेक्ट करना है, न्यू एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके की जॉब है, हमें किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। सो हम जॉब की स्टडी करते हैं कि इसमें कैसे एम्प्लॉय को चाहिए, उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए। जॉब एनालिसिस के बाद हम आगे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं कि हम रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं। सो हमारा सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस किया जाता है। अब हमने जॉब एनालिसिस कर लिया कि इस जॉब के लिए हमें इस तरीके के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है। देन हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को हम HRP बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं कि हमारे जो करंट में एम्प्लॉयज़ हैं उसके बाद हमें फ्यूचर में कितनी डिमांड होगी, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एम्प्लॉयज़ की डिमांड होगी, कितनी सप्लाई अवेलेबल होगी, दोनों के बीच में बैलेंस निकालना कि अगर हमारे बीच में डेफिशिएंसी है तो उसे ओवरकम कर लेना। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं है तो हम कैसे वर्क करेंगे, और डिमांड हमारे पास है नहीं, सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो कैसे वर्क करेंगे। ये सारे डिसीजंस हमें HRP में लेने होते हैं। यानी कि फिर हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, जिसके अंदर हम फ्यूचर की डिमांड एंड सप्लाई को डिफाइन करते हैं। फिर हम किस चीज़ के लिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमें डिमांड है, HRP में निकल के आया कि हमें रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर में डिमांड है, तो अब हम किस चीज़ के लिए जाएंगे, रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे। ये हमारी एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है कि जितने ज़्यादा एप्लीकेंट्स हम लेके आ सकते हैं ना, उतने ज़्यादा एप्लीकेशंस को हम इन्वाइट करते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी के लिए जॉब को अप्लाई करें। ये हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जब भी वो वैकेंसी निकालती है ना, वो चाहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट मिले ताकि वो बेस्ट एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर सके, बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ कर सके अपनी जॉब के लिए। अब रिक्रूटमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उन्हें सेलेक्ट करना। जितनी भी रिक्रूटमेंट में हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनकी स्टडी की जाती है, उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, उनका टेस्ट किया जाता है, स्कैनिंग की जाती है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं जो हमारी जॉब को सबसे बेस्ट वे में फुलफिल कर सकता है। देन उनकी प्लेसमेंट की जाती है। यानी कि अब हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, अब उन्हें प्लेस करना होता है कि यहाँ आपको काम करना है, इस जॉब को आपको परफॉर्म करना है। एंड लास्ट में इंडक्शन, यानी कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है वो ऑब्वियसली नर्वस होता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। सो उनकी नर्वसनेस को कम करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, एक सोशल रिलेशनशिप उनके साथ बिल्ड करने के लिए हम इंडक्शन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉय को वेलकम करते हैं, उन्हें अवेयर कराते हैं सारी चीज़ों के रिगार्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। सो पहला फंक्शन हमारा ऑपरेशन से रिलेटेड क्या था, प्रोक्यूरमेंट फंक्शन, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं। सेकंड हमारा क्या है, डेवलपमेंट फंक्शन। एक बार जब हम ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी लाइफ टाइम वो सेम ही काम करते रहेंगे। उन्हें चाहिए कि उनकी ग्रोथ हो, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, नॉलेज इंप्रूव हो, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेवलपमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है। जिसके अंदर फर्स्ट हमारा क्या आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। ट्रेनिंग क्या होती है, KSA, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। जो भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनकी नॉलेज को, स्किल को, एबिलिटीज़ को, एथिक्स को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, सब चीज़ों को इम्प्रूव करना ताकि उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सके और उन्हें सेटिस्फाई किया जा सके। जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग होती है एंड जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट क्या है, एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए की जाती है। यानी कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है उनको हम क्या देते हैं, ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उन्हें डेवलपमेंट दी जाती है ताकि उनके अंदर मैनेजरल जो एफिशिएंसी है उसे इंक्रीज़ किया जा सके, उनकी सेल्फ ग्रोथ की जा सके, सो दैट वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर वे में सर्व कर सके एज वेल एज़ वो भी सेटिस्फाई हो सके। देन करियर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन क्या हेल्प करती है कि वो अपने करियर को प्लान कर सके। अब वो फ़िलहाल काम कर रहे हैं बट हर एक एम्प्लॉयज़ के माइंड में एक गोल होता है, एक ड्रीम होता है कि वो वहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये वो चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपने करियर के अंदर। सो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने करियर को प्लान कर सके कि वो कहाँ अचीव करना चाहते हैं, क्या
पाना चाहते हैं और उसका क्या पाथ हो सकता है, उसकी करियर की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, एंकरिंग प्रोवाइड करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है करियर को प्लान करने में। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। जब हम उनके परफॉर्मेंस को अप्रेज करेंगे कि ये परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे और ये उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। अगर उनके बीच में डेफिशिएंसी है, इसका मतलब हमें उनकी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो अप टू द मार्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब फ़िलहाल करंटली उन्हें कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन कंपनसेशन फंक्शन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली वो रिटर्न में कंसिड्रेशन में कुछ तो चाहेगा। कोई अपना टाइम लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है, माइंड लगा रहा है, तो रिटर्न में उन्हें कुछ तो चाहिए। वो भी तो मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट चाहते हैं। सो कंपनसेशन फंक्शन हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम उन्हें कंपनसेट करते हैं, कंसिड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। सो जो हमारा बेसिक पे होता है, यानी कि जो सबका सेम होता है, एक लेवल पे सबका सेम हो रहा है, जैसे जो मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी सेम है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी सेम है, फोरमैन्स हैं उनकी सैलरी सेम है, वेजेस की सैलरी सेम है। सो ये सब हमारे क्या है, जो बेसिक सैलरी हम प्रोवाइड करते हैं। एक तो वो होती है बेसिक सैलरी एंड वेजेस। देन हमारे वेजेस जो होते हैं वो लेबर्स के लिए होती है एंड सैलरी हमारी एम्प्लॉयज़ के लिए होती है। लेबर क्या होते हैं, जो सबसे लोअर लेवल पे होते हैं। देन हमारे बोनस हमारे क्या होते हैं कि जो हम एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं, कि हमारी बेसिक सैलरी थी 50,000 पर मंथ, बट हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, गोल को अचीव करने में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, हमने ओवर टाइम किया, ज़्यादा वर्क किया, ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, तो मुझे 10,000 ओवर मिले हैं, यानी कि बोनस मुझे अचीव हुआ है, मुझे पेड वैकेशंस मिली हैं। सो ये सब क्या है, बोनस, जो आपको एडिशनल बेनिफिट एज एन इंसेंटिव मिलते हैं बिकॉज आप बेटर परफॉर्म कर रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस से वो डायरेक्टली लिंक होते हैं। देन जॉब इवेल्युएशन। जब भी आप कंपनसेशन प्रोवाइड करते हो उसके अंदर आपको जॉब को इवेल्युएट करना पड़ता है, क्योंकि जॉब की इवेल्युएशन के बाद ही आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितना पे करना है। आप जॉब को इवेल्युएट करते हो, वो किस तरीके से परफॉर्म की जा रही है, एंड उसके बेस पे आप डिफाइन करते हो कि इस पर्सन की इतनी पे होगी। देन इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में यूनिटी बनाना, हार्मोनी बिल्डअप करना, इंटीग्रेशन बना के रखना। उससे रिलेटेड क्या फंक्शंस होंगे, फर्स्ट इज़ मोटिवेशन। अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो स्मूथली वर्क करते रहें, एफिशिएंटली वर्क करते रहें, प्रोडक्टिविटी ग्रो होती रहे, तो आपको उन्हें मोटिवेट रखना पड़ेगा, उनके अंदर मोटिवेशन प्रोवाइड करते रहने होगा। बिकॉज आपका जो एक्चुअल जो एम्प्लॉयज़ का वर्क है ना, परफॉर्मेंस, वो किस चीज़ पे बेस करता है, उनकी एबिलिटीज़ पे, स्किल्स पे, एज वेल एज कितना मोटिवेशन हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मोटिवेशन बहुत की रोल प्ले करता है। सो उन्हें हमें हमेशा मोटिवेटेड रखना पड़ेगा। जॉब सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि सिर्फ मॉनेटरी चीज़ें ही सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करती, मॉनेटरी एस्पेक्ट एज वेल एज नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट हमारे जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, कि हमारे कितने अच्छे रिलेशंस हैं, कितना अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, कैसे हमें ट्रीट किया जा रहा है, कितना हमें एक्नॉलेज किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट वो जॉब सेटिस्फैक्शन हो। पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन पे फोकस करना। इंटीग्रेशन फंक्शन का काम ही क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, उनकी पार्टिसिपेशन पे फोकस करना, उनके एस्पेक्ट पे फोकस करना, कि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं या फिर हम कोई क्रूशियल थिंग्स प्लान कर रहे हैं, सो उन सब में एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करना सो दैट उनका मोरल एंड मोटिवेशन इंक्रीज़ रहे। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, सब एक दूसरे से डिफरेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, कोई किसी कल्चर से है, किसी के क्या एथिक्स हैं, सबकी थिंकिंग अलग है, परसेप्शन अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। सो सबके अंदर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, एक के व्यूज़ दूसरे से मैच नहीं होते, डिसएग्रीमेंट होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। सो वो कन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसीलिए हमारा इंटीग्रेशन फंक्शन होता है कि अगर किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं तो उनको हम मैनेज कर सकें, नेगोशिएट करा सकें और अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग करना, अगर उन्हें ये लगता है कि हमारे कोई एम्प्लॉयज़ डीमोटिवेटेड है या वो डाउन फील कर रहा है, तो हम उन्हें क्या करें कि उनको हम काउंसलिंग प्रोवाइड करें, मोटिवेट करें। लास्ट इज़ मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शंस क्या होते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को कैसे मेंटेन करके रखेंगे, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर वो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं, कुछ हेल्थ हैज़ार्ड्स भी वहाँ पे अटैच्ड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं हमारे वर्क से रिलेटेड, स्पेशली ये लेबर्स के साथ होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ के साथ होते हैं वो मेंटल स्ट्रेस इंजरीज़ ये सब ज़्यादा होती हैं। सो उनकी हम हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे मैनेज करते हैं। सोशल सिक्योरिटी, सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी से कुछ नहीं होता, सोशल सिक्योरिटी भी हमें उन्हें इंश्योर करनी होती है कि वो सोशली आइसोलेटेड फील ना करें, कि हम ऑर्गेनाइजेशन
सिचुएशन में काफ़ी अकेले हैं, हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी हमें उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। वेलफेयर स्कीम उनके लिए कि हम उनको पेड हॉलीडेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, डिनर विद बॉस, ये सब हमें उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका वेलफेयर हो। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक ऑप्शनल सर्विस होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, उसकी जितनी भी फंक्शंस होते हैं उनको वेरिफिकेशन किया जाता है कि क्या वो सही से परफॉर्म किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, सो दैट उसको इम्प्रूव किया जा सके और कॉम्प्लियंस को अचीव किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड रिसर्च करना, सो दैट अगर हमने रिसर्च किया तो हमारी न्यू चीज़ डेवलप होंगी जो हमारे लिए और बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करेंगी। ये हमारे मेन फंक्शंस थे। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है कि आपको एचआर डिपार्टमेंट ऑपरेशंस डिफाइन करने हैं, फंक्शंस में आप वो डायग्राम के साथ इन्हें डिफाइन कर सकते हैं। एज वेल एज ऑपरेशंस भी आपके फंक्शंस ही होते हैं, जो आप फंक्शंस में काम परफॉर्म करते हो वही मेन ऑपरेशंस होते हैं। बट ऑपरेशंस में सिर्फ ऑपरेटिव फंक्शंस ही आते हैं, बाकी फंक्शंस नहीं आते। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ये हमारा हो चुका है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करना, इंटरपर्सनल रिलेशंस को मैनेज रखना, पेरोल का एडमिनिस्ट्रेशन करना जो हमारे कंपेंसेशन फंक्शन में था, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट, देन वर्क प्लेस की सेफ्टी को इंश्योर करना, वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करना एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को इंश्योर करना। सो ऑपरेशंस के अंदर हमारे क्या आते हैं, ऑपरेटिव फंक्शंस। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, please mention in comment section and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Keep supporting.